हेलो एवरीवन। तो लास्ट हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था अभी ये ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब मेन शुरू होता है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल तो ये करते हैं आज हम शुरू। फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल क्या था? ये शुरू हुआ था 1857। 1857 में यहाँ से काफ़ी एक रिवोल्ट हुआ था, जिसके बाद में कि पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम था इंडिया में वो चेंज हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंटिन्यू रहा 1947 तक। तो यहाँ से धीरे धीरे करके इवेंट होते रहे, जैसे धीरे धीरे इंडिया को प्रोग्रेस मिलती रही टुवर्ड्स अचीविंग इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। चलिए शुरू करते हैं अब। 1857। तो 1857 क्या था? इसमें क्या था, एक गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1857 का रिवोल्ट हुआ था। इतना ये याद रखो, ठीक है। इसमें कॉजेस क्या थे रिवोल्ट की? कॉजेस ऑफ रिवोल्ट, तो रिवोल्ट क्या था इसके मतलब सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस, इस इन थीम्स, ये थीम है चार पांच, इनको हम लोग मिलिट्री कॉजेस। तो हम लोग इन थीम्स में जो भी रिवोल्ट का जो कॉज है उसको इस थीम्स के अंडर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल कॉज क्या थे? तो एक नाना साहिब थे। नाना साहिब वॉज रिफ्यूज पेंशन एज ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो पेशवा बाजीराव टू थे, इनके अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब। तो इनको क्या था, पेंशन पेंशन रिफ्यूज़ कर दिया था कंपनी ने। अवध को अनेक्स कर लिया था 1856 में। अवध को अनेक्स कर लिया था चार्जेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे अवध को एक्सप्रेशन कर दिया था। सतारा, झांसी, नागपुर और अनेक्स अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। देखो ये कुछ हैवी हैवी से टर्म्स हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड दिस अनेक्सेशन, तो इनको हम लोग आगे आएगा तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो गया ये सब। मैल एडमिनिस्ट्रेशन में अवध को अनेक्स किया था 1856 में। 1866 में सतारा, झांसी, संबलपुर, नागरपुर, इनको क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू इनको अनेक्स किया गया था। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ये बाद में आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, बट आप इसको याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अभी याद रखिए, एक तो लॉर्ड कैनिंग हो गया, गवर्नर जनरल था उस टाइम पे 1857 पे। और ये उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक में क्या था? हैवी टैक्सेशन था। टैक्सेशन बहुत बढ़ चुका था, जैसे कि कोरोना टाइम है अभी, तो टैक्सेशन गवर्नमेंट चाहे तो कितना भी बढ़ा सकती है। उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने खर्चे को, रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को काफ़ी बढ़ा दिया था, और काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेस भी काफ़ी ब्रॉड कर दिया था। फोर्सबल एविक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड पीसेंट आर्टिजन्स। ये एक इसका मेन कॉज होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट दैट हिट पीजेंट एंड आर्टिजन्स। जो इंडिया का ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री था उस टाइम पे, जैसे इंडिया में कपड़े वगैरह मैनुअल काम होता था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको पूरा एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेज को उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया और चीप मशीन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को लाए, तो जिससे इंडियन हैंड वो तो इंडस्ट्री थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई उसके सामने, क्योंकि वो काफ़ी चीप थे। दैन नेक्स्ट डायमेंशन सोशल लेते हैं। सोशल में क्या था कि सती, एबोल्यूशन ऑफ सती, राजा राम मोहन रॉय, इसमें याद रखो 1829 एबोल्यूशन ऑफ सती हो गया था। ये इवेंट था जिसको हुआ तो अच्छे के लिए था, बट इंडियंस ने ऐसा सोसाइटी इसको सोचा था कि ये लोग ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। नॉन ब्रिटिश ऑफिशियल एबोल्यूशन सती, एबोल्यूशन ऑफ विडो रीमैरिज, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज विद्या विद्यासागर हैं वो, इसमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। डिस्कस किया है, नहीं तो फिर आगे देख लेंगे हम उसको। राम मोहन रॉय, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज। यहाँ पे ये नाम याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज में इसने क्या किया था कि इसने हर्ट किया था सेंटिमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल। जैसे हिंदुओं का था वैसे ही मुस्लिम्स में भी इन लोगों ने रिफॉर्म्स की कोशिश की, बट truly looking at them, they are really for the betterment of society, for a betterment of condition of women. But orthodox people, they thought British is trying to manipulate with our religion, so they
इट हर्टेड देयर सेंटिमेंट्स। दैन उसके बाद मिलिट्री में क्या था, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन सोल्जर्स के साथ। दैन इमीडिएट कॉज, उसके बाद इमीडिएट कॉज क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स। तो ये एनफील्ड राइफल्स थी, इसमें क्या था, इनका जो जो कार्ट्रिज था, कारतूस था, उसमें क्या था, उसमें ये बोला जाता था, ये सुना गया था, सोल्जर्स ने सुना था कि वो मीट, गाय और शुगर, पोर्क, उसको मिला के उसको ग्रीस वगैरह उसकी कार्ट्रिज की बनी हुई थी। उस टाइम क्या था, ये उसको मुंह से छील के उसको, मतलब जो उसमें मसाला होता था कारतूस का, उसको गन में डालते थे। तो अब गाय और शुगर आ गया। तो जैसे कि दोनों हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं के लिए गाय जिस तरह से काफ़ी खाने को वो है, उसी तरह से मुस्लिम्स में शुगर को है। तो जो पिग होता है, पोर्क होता है, इस वजह से दोनों रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। तो ये अनदर कॉज था एनफील्ड राइफल्स का। देन तो बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, नेक्स्ट टैगलाइन है बिगिनिंग स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट। तो बिगिन कहाँ से हुआ था, 23 मार्च को 24 इन्फेंट्री मंगल पांडे, एक सिपाही थे 24 इन्फेंट्री के मंगल पांडे, इन्होंने 23 मार्च 1857 को एक ब्रिटिश के 2 ऑफिसर ह्यूस्टन एंड बॉइंग को, ज़रूर इनका ठीक है, ये 2 थे ऑफिसर्स, इनको इन्होंने बैरकपुर कलकत्ता में इन 2 को मार दिया था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857, ठीक। तो द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंटेड रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे, और यहीं से शुरू हो गया था। उसके बाद जो रियल म्यूटनी जो विद्रोह था, जो रियल टीम एट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, 10 मई 1857। इस मेरठ को याद करिए, मेरठ 1857 10 मई को यहाँ से जो रियल रिवॉल्यूशन था, म्यूटनी थी, वो स्टार्ट हुआ था। ओकेजन पनिशमेंट ऑफ द सम सिपाही रिफ्यूजल टू पे ग्रीस कार्टेजेस सिपाही ने यूज़ मना कर दिया, तो यहाँ पे उनको पनिश किया गया। तो यहाँ से द सोल्जर्स अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन रैम्पेज शाउटिंग मारो फिरंगी को। तो बस सोल्जर्स शुरू हो गए, उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया, मारो फिरंगी को। दे ब्रोक जेल्स, murdered Europeans, burnt their houses and marched to Delhi after sunset। तो सनसेट में ये लोग दिल्ली की तरफ निकल पड़े। मेरठ और दिल्ली पास पास हैं। तो फिर अब नेक्स्ट चैप्टर इन लोगों का शुरू होगा दिल्ली में जाके, जहाँ ये लोग मिलेंगे बहादुर शाह जफ़र से, और उनको इन लोगों ने बनाया एज अ सिम्बॉलिक हेड ऑफ द म्यूटिनी और रिबेलियन। द अपीयरेंस ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग, 11 मई दिल्ली में पहुँच गए ये लोग। सिग्नल टू द लोकल सोल्जर्स हु इन टर्न रिवोल्टेड, लोग वहाँ के जो दिल्ली में थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया, सिटी को पूरे को इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। 82 ईयर ओल्ड उस टाइम पे जो बहादुर शाह जफ़र थे, द लास्ट मुग़ल, इनकी और ये उस टाइम पे एम्परर ऑफ इंडिया थे बहादुर शाह जफ़र एज शाहजहाँ हिंदुस्तान, और इन्होंने शाहजहाँ हिंदुस्तान उनको एक्सेप्ट किया और उनको एज ए लीडर बना दिया अपने रिवॉल्ट का, पूरे का जो इंडिया का जो था। तो उसके बाद अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है वो ये है कि जो जगह थी और उन पर जो हेड कौन था, किसने इनको लीड किया, आप इतने को याद रखें। सप्रेसर ठीक है, बट इसका कोई छोड़िए, इसको सप्रेसर को काट दीजिए, बस इतने को याद रखिए। सेंटर और इसके लीडर्स, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेंटर और लीडर। जैसे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में लीडर कौन था, बहादुर शाह जफ़र टू एंड बख्त खान, ये इनके कमांडिंग जनरल थे। कानपुर में थे नाना साहिब द लास्ट पेशवा के अडॉप्टेड सन थे ये बाजीराव के, और बाजीराव टू, और ये लोयल कमांडर तात्या टोपे और नाना साहिब, यहाँ पर ये 2 लोग मेन थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी, बेगम हज़रत महल, ये ज़रूरी है। लक्ष्मी का तो, झांसी का तो हम जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ का सप्रेसर भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने कहा था शी वॉज द ओनली वॉरियर अमंग स्लीपिंग ब्यूटीज, समथिंग लाइक दिस इन्होंने बोला था, इसलिए यूज़ रॉस इन्होंने यहाँ को सप्रेस किया था इस जगह के रिवॉल्ट को। दैन वी हैव इलाहाबाद में लियाकत अली एंड जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। तो इसका रिवीजन करता है ये ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिए आप।
प्लेस कौन सी थी, उसको रिवॉल्ट किसने किया। 2 बार इसको पढ़ेंगे, 2 बार आप एक साथ देखिए और आपको याद हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। तो दिल्ली के कौन थे, दिल्ली के थे बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल, लास्ट मुग़ल। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हज़रत महल, झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद के थे लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह। ये 2 लोग थे, इन्होंने यहाँ पे जगदीशपुर में इसको हेड किया था। विद इन अ मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ दिल्ली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली ओवर नॉर्थ इंडिया। अब किस एक्सटेंट तक ये सक्सेसफुल रहा, इसके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। तो विद इन अ मंथ ये रिवॉल्ट क्या पूरे इंडिया में फैल गया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। सेंट्रल इंडिया में भी था, वेस्टर्न इंडिया में भी, बट साउथ इंडिया क्वाइट था। वहाँ के जो जनरल रूलर्स थे और जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने खासा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मेनली रिवॉल्ट कन्फाइंड था नॉर्थ और सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो बोल सकते हैं कि इसलिए ये रिवॉल्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ या हो। ठीक, चलिए अब नोट इसमें करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एंड क्या हुआ, रिवॉल्ट तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, सप्रेस कर दिया क्योंकि सभी लोग यूनाइटेड हुए नहीं थे उस टाइम पे। तो फिर आउटकम क्या था इसका, आउटकम क्या आया, फाइनल आउटकम इसका था बहादुर जफ़र थे, इनको डिपोर्ट कर दिया रंगून के लिए, वेयर डाइड इन 1862। नाना साहेब ओरिजिनल को इनको नेम नाना साहेब धुंधुपंत, बेगम हज़रत महल, खान बहादुर खान एस्केप टू नेपाल। तात्या टोपे इनका ओरिजिनल नाम था करमचंद पंडूरांग। ये है काफ़ी ज़रूरी बात। तात्या टोपे और नाना साहिब के ओरिजिनल नेम क्या थे, ओरिजिनल नेम था धुंधुपंत और तात्या टोपे का नाम था आत्माराम रामचंद पंडूरांग, ये तो इनके ओरिजिनल नेम तात्या टोपे के। इनको कैप्चर करके इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई थी ये बैटलफील्ड में, ये शहीद हुई थी उस टाइम पे। कुंवर सिंह वाउंडेड एंड डाइड इन, तो ये इसका आउटकम था। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है, यहाँ पर ज़रूरी इनके 2 नाम धुंधुपंत और रामचंद पंडूरांग। और यश बहादुर जफ़र, ये रंगून इनको डिपोर्ट कर दिया गया था, वहाँ ये जाके 62 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब रानी लक्ष्मी द बेस्ट एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर, यहाँ पर इनको बोला था। उसके बाद अलग लीडर कुछ और लीडर हैं, खान बहादुर खान बरेली के, मौलवी अब्दुल्ला फैज़ाबाद, अजीमुल्ला खान फतेहपुर, देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ। इंग्लिश अथॉरिटी रिस्टेब्लिश इंडिया ड्यूरिंग इंग्लिश, और उसके बाद इंग्लिश अथॉरिटी दोबारा इंडिया में इस्टेब्लिश हो गई जुलाई से दिसंबर 1858 में। तो कॉजेज़ ऑफ फेलियर, अब कई बार कॉजेज़ ऑफ फेलियर ब्रॉडली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नहीं था। दिस वाज द बिगेस्ट रीज़न दैट दे कुड नॉट विन दिस वॉर। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 सक्सेसफुल था, बट हीरोइक एफर्ट टू एलिमिनेट फॉरेन रूल्स था। द मेन कॉज, इसका मेन कॉज क्या था, डिसयूनिटी ऑफ इंडियन पुअर ऑर्गेनाइजेशंस। इंडियन था पुअर ऑर्गेनाइजेशन। जो वार के लिए हम लोग लड़े तो थे बट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं था। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था। सिंधिया होलकर निज़ाम सेन ये लोग ब्रिटिश को हेल्प कर रहे थे उस टाइम भी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं था क्योंकि डिफरेंट लोग थे। बेसिकली दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉजेज़। किसी की ज़मीन हड़पती जा रही थी, किसी का राज्य छीन लिया गया था, किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी। तो इनके इस तरह के कॉज थे, तो ज़्यादा चांसेस थे भी नहीं कि ये लोग जीत पाते, बट इट वाज अ हीरोइक एफर्ट। सिग्निफिकेंस क्या थी इसकी, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इसने एक इट एलिमेंट इन द रिवॉल्ट ले अ वे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पीपल एग्जिबिटेड पैट्रियाटिक सेंटिमेंट, लोगों ने पैट्रियाटिज्म फील किया पहली बार विदाउट एनी टॉर्च ऑफ कम्युनल फीलिंग। No doubt begin as a mutiny of soldier. It no doubt begin as a mutiny of soldier, but soon turned into revolt against the British rule in general. देखो स्टार्टिंग कैसी होती, स्टार्टिंग हुई थी एज अ सिपाही म्यूटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बट
लेटर इट टर्न इनटू अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो एंड इसका एज अ ब्रिटिश रूल के एज अ इसको एंड देखा जाएगा कि एज ए ओवरऑल ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक लड़ाई हुई थी, ना कि एक सिपाही म्यूटनी थी। नेचर ऑफ रिवॉल्ट, तो नेचर ऑफ रिवॉल्ट का था, इसके ऊपर लोगों ने अपना अपना व्यूज़ रखे हुए हैं। किसी ने बोला है सिपाही म्यूटनी, किसी ने बोला है नेशनल स्ट्रगल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह के इसके नेचर ऑफ रिवॉल्ट है ये। यहाँ पर नेचर ऑफ रिवॉल्ट के बारे में, नेचर ऑफ देयर टू मेन व्यूज़, इसके व्यूज़ के बारे में बात करी गई है कि जैसे ये किसी का अपना अपना, लोगों के अपने अपने व्यूज़ से, किसी ने बोला है कि ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या फिर ये सिर्फ एक म्यूटनी है सिपाही की। तो टू मेन व्यूज़ हैं इसके लिए। सिपाही म्यूटनी ये लोग हैं, इन लोगों का व्यू था कि सिपाही म्यूटनी है, नेशनल वॉर और नेशनल स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कुछ नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो के कार्ल मार्क्स हैं आपके, वी.डी. सावरकर, ये वी.डी. सावरकर हैं, इनको हाईलाइट कर लेना अभी, ये आगे जाके काफ़ी जगह मिलने वाले हैं हमसे। तो कार्ल मार्क्स और वी.डी. सावरकर, बाकी सभी नाम आप देख लो एक बार और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अदर व्यूज़ क्या थे, रेशियल स्ट्रगल भी बोल दिया किसी ने, ब्लैक वाइट स्ट्रगल है, किसी ने इसको बोल दिया कि रिलीजियस स्ट्रगल है, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में। किसी ने सिविलाइजेशन और बारबेरिज्म कॉन्फ्लिक्ट बोल दिया, टीयर होम्स ने हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन। तो सिंपल बात है, इस तरह के जो व्यूज़ होंगे कि सोसाइटी लड़ रही है या पढ़े लिखे और जो गंवार बारबारिक लोग हैं उनके बीच, ये सभी व्यूज़, नो डाउट दीज ऑल आर द व्यूज़ ऑफ फॉरेनर्स। तो कुछ बुक्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। इम्पोर्टेंट बुक हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 57 से 59, कार्ल मार्क्स, कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खां, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। मैंने बोला था हम लोग इनसे काफ़ी बार मिलेंगे, तो ये आगे वी.डी. सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिपाही म्यूटनी, आर.सी. मजूमदार, चौबे, पी.सी. जोशी, रिबेलियंस, सिम्पोनियम, एसेंसिन 1857, ये भी ठीक। तो ये कुछ बुक्स हैं फेमस रिवॉल्ट के ऊपर। आगे देखते हैं आगे क्या है। सेलेक्टेड ओपिनियंस हैं, तो किसी ने वही है कि किसी ने इसको म्यूटनी बोला, किसी ने स्ट्रगल, रेशियल स्ट्रगल, सभी ने अपने अपने क्लासीफाई किया, तो वो एक बार देख लेना। तो उसके बाद आता है अब ये तो हो गया, फिर उसके बाद से क्या हुआ, तभी से 58 से लेके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू कर दिए थे इंडियंस ने। जो मिडिल क्लास था स्पेशली ये इन्वॉल्व हुआ, इन लोगों ने एजुकेशन ली, उसके बाद में सोसाइटी फाउंड करी। धीरे धीरे ये लोग क्या हुआ, मॉडरेट से एजुकेशन के बाद इन लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू करी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें हमारे राइट्स दो, हमें गवर्नेंस में जगह दो, हमें ब्यूरोक्रेसी में जगह दो। और इस तरह से इन लोगों का जो फेज़ था वो आया, मॉडरेट फेज़ था। मॉडरेट फेज़ फर्स्ट था, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। तो मॉडरेट फेज़ हो गए यहाँ पे, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। मॉडरेट फेज़ ये टाइम हो गया 1885 से 1905। 1905 में क्या था, 1905 का था स्वदेशी युद्ध था, वो सब यहाँ पे शुरू हुए। उसके बाद मैक्सिमिस्ट फेज़ भी आएगा बीच में। ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, तो कांग्रेस का भी कांग्रेस था 1885 में कांग्रेस फॉर्म हुई। तो उससे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन था एक बार उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका ऑर्गेनाइजेशन और इसका नाम, फाउंडर कौन थे, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, रिजल्ट ऑफ मर्जर 1 और 2। तो ये जो दो थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स। सो इसका जो दोनों का जो मर्जर था, उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। इसके भी फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, वाई.सी. मुदलियार। बॉम्बे एसोसिएशन, जगन्नाथ शंकर सेठ। तो अब एक आता है बहुत इम्पोर्टेंट है जो इसको, नौरोजी लंदन।
लंदन इस जगह को भी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन बाय दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा रनाडे जीवी जोशी चिपलुनकर। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग सुशील कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस। तो ये आती है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन सोसाइटी। तीनों सेम है, इंडियन ही है, कन्फ्यूजिंग होते हैं थोड़ा बहुत। ये हैं इसके फाउंडर्स। दैन इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिमेंबर इंडियन नेशन कांग्रेस इज सक्सेसर और इट केम लेटर टू दिस इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस। ये 1883 में थी। बनर्जी आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस, ये इसके फाउंडर्स थे। इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस, ये आनंद मोहन बोस और ये इसके फाउंडर्स थे, बनर्जी और बोस। बनर्जी और बोस, हसन बनर्जी, इसको ऐसे याद कर लो, देखो बोस और बनर्जी, बोस बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद नाथ मोहन बोस। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। पुनः महाजन सभा, ये इसके फाउंडर्स हैं। दैन उसके बाद हम लोग ये हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये एसोसिएशन है, ये इसके फाउंडर्स हैं। फिर उसके बाद आती है जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस थी। मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम की, वो है इंडियन नेशन कांग्रेस। 1885 बाय A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे। तो एंटायर रिवोल्ट था वो कांग्रेस के अराउंड ही रहा, क्योंकि कांग्रेस वाज द मेन ऑर्गेनाइजेशन इन दिस रिवोल्ट। इसके बारे में चलो कुछ देख लेते हैं। कांग्रेस के टाइम पे तो A.O. ह्यूम 1885, कांग्रेस 1884 बाय A.O. ह्यूम, इंग्लिशमैन थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ये। कांग्रेस द कॉन्फ्रेंस रिसीव्ड अनैनिमस सपोर्ट, एकमत सपोर्ट था इसको। ऑल इंडियन लीडर्स सपोर्ट बट द वेन्यू शिफ्टेड टू बॉम्बे फॉर वेरियस रीजन, स्पेशली ये आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन पुणे। Then various leaders decided to rename the Indian National further the leaders decided to rename Indian National Union. तो कांग्रेस का पहले का नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन था, इसको चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था इस टाइम पे 85 में। तो इसका पहले का नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ था? फर्स्ट सेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये बॉम्बे में है। अंडर द प्रेसिडेंसी, इसके प्रेसिडेंट लीडरशिप कौन थी इस टाइम पे? इसमें थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, पैटर्न लॉयर ऑफ कलकत्ता। 1800 इसमें पहला 85 में पहला सेशन हुआ। फर्स्ट सेशन ये इसका वेन्यू है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, और ये प्रेसिडेंसी में हुआ था इनके बनर्जी के। तो इसके बारे में और क्या है, ऑलरेडी हाईलाइट है, एक बार इसको देख लो। 72 डेलीगेशन इसको अटेंड किया था ऑल ओवर इंडिया। 85 में द ऑनवर्ड्स INC मीट एवरी ईयर and cause spread rapidly among the middle class Indians. Put with the foundation of INC 1885, the struggle of Indian independence was launched in small, hesitant and mild but organized manner. तो यहाँ से जो इंडिया की स्ट्रगल थी फ्रीडम के लिए, वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टार्ट हो चुकी थी आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885. First two decades INC were described the history as those moderate demand, a sense of confidence, British justice and generosity. तो स्टार्टिंग के जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे ब्रिटिश जस्टिस में और उनकी जनरोसिटी में। द एम वॉज नॉट टू अग्रेसिव, इनका एम अग्रेसिव होना नहीं था। फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस लीस्ट ब्रिटिश शुड सप्रेस दिस, ये लोग ये मानते थे कि हम लोग जब तक अग्रेसिव नहीं होंगे, जब तक कि ब्रिटिश हम लोगों को सप्रेस करने के लिए एक्सट्रीम नहीं जाते, तब तक ये मॉडरेट सोचते थे कि हम लोग अग्रेसिव नहीं होके। दे बिलीव इन देयर जनरोसिटी एंड देयर ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस। तो इसके बाद ये आपका एक एक्ट आया, द रिजल्टेड इन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 अलाउड सम मेंबर्स टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इंडियंस बट कीपिंग द ऑफिशियल मेजॉरिटी इंटैक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके थ्रू
allowed some members Indian Council Act 1892 में इसके through members to be indirectly elected by Indians and keeping the official majority intact. मेजॉरिटी मॉडरेट लीडर्स थे. इस बार पूरी लिस्ट को देख लो ढंग से, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है मॉडरेट लीडर्स की. इसमें हैं दादा भाई नौरोजी हैं, A.O. ह्यूम हैं, तैयब जी हैं, रनाडे हैं, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, C. शंकरन नायर, मदन मोहन मालवीय, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले. ये गांधी जी को इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, गोखले साहब को. उसके बाद आनंद मोहन बोस, ई दिनेश वाचा, रास बिहारी घोष, मोहन लाल घोष, आनंद चरलू, सी बाई चिंतामणि, R.C. दत्त, सुब्रमण्य मैयर, K.T. तलांग, मधुसूदन दास, रहीमुल्ला M. सयानी. तो इतने मॉडरेट लीडर्स हैं, आप इनके नाम को याद कर लो, धीरे धीरे देखते रहो. जो कुछ लीडर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार मिलेंगे, जैसे ये नौरोजी हैं, तैयब जी, रनाडी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, चरलू, R.C. दत्त. ठीक, अब देखो दो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं. R.C. दत्त और ये हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. यहाँ पे ये दो नौरोजी और R.C. दत्त, इन लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए थ्योरीज दी थी. उनको बताया था कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. तो ये एक रिवीजन हो गया. R.C. दत्त और दादा भाई नौरोजी, हमने पहले भी इनको हमने देखा है. तो उसके बाद ओपिनियंस क्या थे इसके ऊपर, INC ने के बारे में किसने क्या बोला है. तो INC के बारे में ओपिनियंस हैं ये कुछ लोगों के. तो वाइस रॉय उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड डफरिन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था 1885 में, हु वाज द वाइस रॉय एट द टाइम. सो ये थे तुम्हारे लॉर्ड डफरिन. हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट. तो वो थे आपके कैनिंग और ये है डफरिन. तो ये दो नाम काफ़ी ज़रूरी हैं, इनको याद रखिए. तो द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ my greatest ambition while in India is to assist it to peaceful demise. लॉर्ड कर्जन की ने ये बोला था. अरविंदो घोष थे. चलो ये इनके बारे में यहीं इन लोगों ने बता दिया कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है अरविंदो घोष. इन्होंने बोला इट इज़ अ बैगिंग इंस्टीट्यूट. इन लोगों ने बैगिंग बोला क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं. और जैसा कि पहले हमने बोला है कि मॉडरेट्स थे, ये बिलीव करते थे ब्रिटिश जस्टिस और जनरॉसिटी में. तो ये लोग, इन लोगों का जो ब्रिटिश से अपना अधिकार मांगने का, द वे दे वर पिटिशंस, दे वर रिक्वेस्टिंग, दे वर रिक्वेस्टिंग जुडिशरी टू हेल्प देम टू गिव इंडियन देयर ड्यू. बट द सेम टाइम एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, ये बिल्कुल अपोजिट हैं. ये लोग बिल्कुल इस बात में, पिटिशंस में बिलीव नहीं करते हैं. ये काफ़ी अग्रेसिव, ये अग्रेशन में बिलीव करते हैं. इन लोगों का मानना है कि हम लोग अगर कुछ पाना चाहते तो हमें लड़ना पड़ेगा. ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं. तो अरविंदो घोष हैं, इन लोगों ने ये बोला था. इन सब के ओपिनियन है, एक बार देख लो. उसके बाद आता है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेस. एक्सट्रीमिस्ट फेस होता है 5 से 17 तक चला. एक्सट्रीमिस्ट 5 में क्या था, 1985 से 5 तक मॉडरेट्स थे. उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेस आया. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हुई थी उस टाइम पे इंडिया में, तो इसलिए उसको एक्सट्रीमिस्ट फोर्स बोलते हैं. उसके बाद रीज़न ऑफ इमरजेंस क्या था, द रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था. द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स व्हिच डिमोलिश वाज टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एजुकेशन मिडिल क्लास अमंग. तो ठीक है, तो सिंपल से कुछ कॉजेस हैं इसके कि ये सब जो एक्सट्रीमिस्ट फेज क्यों आया, ये आया था कि इनको रियलाइज़ कर चुके थे कि ब्रिटिशर्स आर नॉट, ये लोग ऐसे हम लोगों को मतलब कुछ देने वाले नहीं हैं. तो इसलिए समझ गए थे कि हमको लड़ना पड़ेगा. एट द सेम टाइम इंटरनेशनल इवेंट्स और थे जिससे कि जो वाइट सुप्रीमेसी, तो वाइट लोग थे वो अपने आप को काफ़ी सुप्रीम समझते थे. लाइक दे कॉल देम फॉर सिविलाइजिंग द ब्लैक्स इज़ वाइट मैंस बर्डन. ये लोग बर्डन समझते थे जो काले लोगों को, उनको सेटल करना. तो ये उनका जो मिथ था. जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे ये ख़त्म हो चुका था इंडियंस के मन में कि हाँ कि ऐसा कुछ नहीं होता वाइट सुप्रीमेसी, बस ये लोग हम लोगों को
रूल करने के लिए हम लोगों को इस तरह से बता दिए कि वाइट मैन सुप्रीमेसी ये सब था। तो ये क्या क्या इवेंट्स थे, इथोपिया विक्ट्री ओवर इटली हो गया, इथोपिया की विक्ट्री ओवर इटली, बोर्ड्स वॉर इन विच ब्रिटिश फेस्ड रिवर्स, जापान विक्ट्री ओवर रशिया, डिससेटिस्फैक्शन विद इन द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट से काफ़ी हताश थे बिकॉज 1885 to 1905 they haven't achieved something significant, so they were dissatisfied with the achievements of moderates. Then reactionary policies of कर्जन थे जो थे, ये वाइसरॉय थे, ये मतलब इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, एंटी इंडिया थी, तो ये इससे भी काफ़ी परेशान हुई। 92 के टाइम से ये गवर्नर जनरल ये थे, वाइसरॉय थे। दैन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द फाइनल था कि 1905 में पार्टीशन कर दिया। उसके बाद से कि इंडियंस को समझ आ गया कि अब मॉडरेट्स की बस की बात नहीं है, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की डेट याद रखो, 1905 में पार्टीशन किया था। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट एंड इमरजेंस ऑफ टीन लीडरशिप भी आ गई थी, स्कूल ऑफ थॉट्स भी वेल इस्टेब्लिश था, एक्सट्रीमिस्ट, तो ये सब रीजंस थे इसके, इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इसके। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी हो जाएगा अगर अभी किया तो इसको यहीं रोकते हैं फिर अभी।